कैसे आप लोग ठीक ठाक हो? सीए साहब कैसे आप ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ बच्चों? हाँ, ढीले ढाले बच्चों कुछ बोला भी करो। हाँ, उसको देखो वो फोन पे लगा पड़ा है, कह रहा है मेरा फोन बड़ा अर्जेंट है, सर का तो दोबारा बुलवा लो, क्या दिक्कत है? आ रहा है वो? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कुछ समझ याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे ऐसा लगता है आपकी तरह मेरी भी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमजोर होनी शुरू हो गई है। मूर्ख कही गई, इन्हें कुछ नहीं पता होता कल क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। सर एक बात बताओ, आपको डांट के शुरू करने में मजा आता है? भी पहले डांटू फिर शुरू करूं? बेटे मुझे आनंद आता है ऐसे कि हाँ मैंने वो पुराने जमाने का धर्म निभाया है, टीचर धर्म। पुराने जमाने में टीचर पहले डांटते थे बच्चों को, उसके बाद काम शुरू करते थे। हाँ, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है अब डांट तो मिल गई, अब करता हूँ शुरू में। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने डांटा, मैंने टीचर धर्म तो निभा ही लिया। करूं मैं अब शुरू? सर थोड़ा और डांटो, चलो मूर्ख अब जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर। मूर्ख और डांटो, बोलो राधे राधे। कौसर सब कुछ अब समझाओ आप हमें आज। मैंने क्या समझाना है, आता है आपको, मैं क्या समझा सकता हूं? आपने एक चैप्टर किया था कोस्ट बुक कीपिंग, सर किया था। उसमें एक चैप्टर किया था कोस्ट शीट, किया था सर। याद यूं तो में ऐसा ही रहता है। कोस्ट शीट में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था मटेरियल आपको कैलकुलेट करना होगा, आपको लेबर कैलकुलेट करनी होगी, और मटेरियल कंज्यूम लिखते थे हम यहां पर, और लेबर भी लिखते थे। मटेरियल चैप्टर में मैंने बताया है कि ये जो मटेरियल है इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है, जो लेबर है इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है। मैंने लेबर चैप्टर में आपको बताया कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप बेसिक वेजेस, डीए, पीएफ, ईएसआई वो सब कुछ जोड़ लो। फिर जो भी आर्स आएंगे उस आर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर दो, एक आर का रेट निकल आएगा। फिर यहां पर लेबर जितने आर्स भी काम करेगी उस आर रेट से मल्टीप्लाई कर देगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने मटेरियल में सिखाना है आपको कि मटेरियल में क्या क्या आता है। जैसे मटेरियल में मैंने वहां बताया भी था, मटेरियल आता है, टैक्सेस आते हैं जो नॉट रिफंडेबल हो, वहां पे बताई थी ये बात मैंने, प्लस फ्रेट आता है। ये सब जोड़कर हमने जितने किलो मटेरियल मंगाया उससे डिवाइड कर लेते हैं, पर किलो का रेट आ जाता है। फिर जब हम यहाँ पे यूज करते हैं, जितना मटेरियल यूज किया पर किलो का जो रेट है मल्टीप्लाई करके मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो बच्चों। मेरा ऐसे ही चैप्टर आएगा ओवरहेड, वहां भी मैं ऐसे ही रेट निकालूंगा। ये तीनों चैप्टर हैं इसलिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ती है आप। हाँ, फिर हमने इसमें छोटी सी बातें और सीखी है कि मटेरियल में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ताकि हमारा रेट ना बढ़े, लेबर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल करने के लिए बड़े इंसेंटिव सिस्टम्स लगाए आपने, यहां पे कंट्रोल करने के लिए बड़ी सारी लेवल सेट किए, बड़ी सारी बातें की आपने। मैं पहले आज आपको यह सिखा दूं कि इसकी मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है और आती है आपको। करूं शुरू में? बोलो। मुझे इसमें कुछ भी नहीं करवाना, जो हमारा इलिस्ट्रेशन 1 और इलिस्ट्रेशन 2 है वो यही है कि आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दिखाए, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ती है आपको। बोलो बच्चों। तो क्या मैं वो शुरू करूं? मुझे आपको पता है मैंने वो वहां पे करवा रखा है, आपको टेंशन मत ले, आपको आता है वो, बस मेरा लिखवाना बाकी है, फिर मैं लिखवा दूंगा उसको। आ जाओ, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2। पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ये देखो, ध्यान से मेरी बात सुने। एन इनवॉइस, हाँ बच्चे, हाँ हाँ ले लो, आ जाओ बच्चों। एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक इनवॉइस मिला,
मतलब आपको, आपने माल खरीदा, आपको इनवॉइस मिलता है, मतलब जो बिल होता है उसको इनवॉइस बोलते हैं। जिसमें केमिकल ए और केमिकल बी, जिसमें केमिकल ए और केमिकल बी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। केमिकल ए आपने 10,000 किलो खरीदा है 10 रुपए के रेट से, ये तो बेसिक रेट हो गया। और केमिकल बी 8,000 किलो खरीदा है 13 रुपए के हिसाब से। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% क्रेडिट इज नॉट अलाउड, ये वापस नहीं होनी, फिर तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो ये तो बेसिक रेट हो गया, प्लस कस्टम ड्यूटी 10%, 10%। रेलवे फ्रेट ये भी जुड़ेगा। अब 3840 है, अब 3840 तो ए का भी लगा होगा और बी का भी लगा होगा, तो उसे कैसे डिवाइड करेंगे, ये एक मुद्दा आ जाएगा। ए शॉर्टेज ऑफ 500 किलो इन केमिकल ए एंड 320 किलो इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। अगर नॉर्मल लॉस है क्वांटिटी घटा दूंगा, रेट बढ़ जाएगा। अगर अब नॉर्मल होता तो कुछ भी ना करता। You are required to compute the rate per kg of each chemical, assuming a provision of 2% further deterioration, मतलब 2% और खराब होगा, तो मैं ये भी नॉर्मल मान के ये भी लेस कर दूंगा। आप लोग जल्द से जल्द मेरे साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर किलो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये कुछ नहीं है मटेरियल लेबर ओवरहेड, मैं अभी आपको बेसिक बताऊंगा, सारा है कुछ नहीं। चलो आओ शुरू करते हैं। पहले मैं बिल बनाना शुरू करता हूं, केमिकल ए और केमिकल बी, जल्दी। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, केमिकल ए एंड केमिकल बी। अब पहले कौन कौन से रेट है मेरे पास? पहले केमिकल ए 10,000 की कितना है केमिकल ए का परचेज प्राइस? 10,000 इंटू 10 परचेज प्राइस कितना आ गया बच्चों? 10,000 इंटू 10 1,00,000, और आगे 8,000 इंटू 13 1,04,000। यहां तक ठीक हो गया। अब कस्टम ड्यूटी 10%, अगर इसका क्रेडिट मिल जाता फिर ना जोड़ता मैं, इसका क्रेडिट नहीं मिलना इसीलिए तो जोड़ रहा हूं। चलो तो आपके पास वो आ गया कस्टम ड्यूटी 10%। कस्टम ड्यूटी 10%, तो कितना आ गया? 10,000 और 10,400 होगी कस्टम ड्यूटी। रेलवे फ्रेट, रेलवे का खर्चा कितना? रेलवे का खर्चा 3840। रेलवे जो अपना खर्चा लेता है वो सामान कितना महंगा इस हिसाब से नहीं लेता, किलो के हिसाब से लेता, कितना किलो सामान है उसको क्या मतलब कितने रुपए किलो वाला सामान है आपका, वो तो वेट के हिसाब से अपना चार्जेस लेता है। तो वेट की रेशो में 5:4, 10:8 वेट की रेशो में डिवाइड कर दें रेलवे का फ्रेट। 5:4 कितना आ गया जल्दी बताओ? 2,133। और ये जल्दी बताओ सीए साहब? 1,707। टोटल ये मुझे कॉस्ट पड़ी है केमिकल ए की और केमिकल बी की 1,12,133, 1,10 और 1,11, 1,12, 1,12,000 आगे 1,16,107। ये तो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी है। अब मैं कितनी क्वांटिटी परचेज की है? क्वांटिटी परचेज कितनी की है मैंने? परचेज 10,000 किलो, 8,000 किलो, माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस 500 किलो और 320 किलो। ये तो रास्ते में ही खराब हो गया। 9,500 kg और 680 माइनस प्रोविजन। आपको ऐसा लगता है और भी खराब होगा मेरा सामान, और वो भी नॉर्मल है। कितने हैं? 2%। 9,500 का 2% 190, और 7,680 का 2%
153.6। बैलेंस जितने किलो सामान बचा, कितना आ गया बच्चों? 9310, इधर 7026.4। इतने किलो सामान बचा हुआ है। अब कोस्ट पर किलो, कोस्ट पर केजी, तो आप ये देखें मेरे पास 1,12,133 का सामान है, 931 केजी कितने किलो है। दूसरा 1,16,107 और इतने किलो सामान है। क्या ये मुश्किल लग रहे हैं आपको? $12.04 पर केजी, और इधर कितना आया? 15.4 पर केजी। क्या ये मुश्किल है? 15.4, 44 है, 4 है, 42। इतने रुपए 1 किलो का रेट पड़ता है हमें, ये मेरी पूरी बात हुई। अब आप मेरी बात समझ लो, मैं ना एक बात समझाना चाहता हूं ताकि मैं आपको ना कोस्ट के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज देना चाहता हूं, वो समझो आप मेरी बात। एक बार एक बेसिक सी नॉलेज देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। पूरी कोस्ट है क्या? 3 पार्ट में डिवाइडेड थी हमारी कोस्ट। पहले मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। पहले ये 3 बेसिक चैप्टर्स हैं। यहां पर हमें निकालना होता है 1 किलो मटेरियल का क्या रेट पड़ेगा कोस्ट पर यूनिट। 1 किलो का क्या रेट पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चे निकालने में गलती ना करें, इसलिए सिखाना चाहिए हमें ढंग से। सिंपल सा सिखाया उन्होंने, मटेरियल ले लो, टैक्सेस ले लो, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, ये बताएंगे वो बातें सारी जो मैंने बताई भी आपको पहले। और इसके अंदर वो फ्रेट जोड़ दो, क्वांटिटी देखो आप कितनी है आपकी, अगर नॉर्मल लॉस है तो लेस कर दो, अगर नॉर्मल लॉस है तो रहने दो, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। अब जो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगी तो क्या होगा, वो हम सामान बनने के लिए तो भेजेंगे ना कुछ बनाकर बेचेंगे उसका। जो एबनॉर्मल हो चुका होगा वो तो हम एबनॉर्मल मटेरियल इनटू कॉस्ट पर यूनिट करके कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। इसके अलावा चैप्टर स्टार्ट हो जाते, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट पर सामान भेजा, वहां पे कह देंगे 10 किलो सामान भेजा, तो कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाल रखी थी। मटेरियल निकल आया, वहां पे कितना लगा हुआ है। अब जो भी चैप्टर प्रोसेस है, वहां कितना मटेरियल आया था, कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकलेगी। आगे सारे चैप्टर कॉस्ट शीट है, उसमें मटेरियल लगाना है मुझे, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, वो ये है सारा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, इसके अलावा तीसरा पार्ट है कंट्रोल करना, वो है स्टैंडर्ड मार्जिन बजट। ऐसे फिर लेबर में वो इसे मटेरियल में ये सिखाने के बाद इन्होंने एक छोटी सी बात और सिखा दी। मेन मुझे तो यही सिखाना चाहिए था कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो बातें सिखानी शुरू कर दी। ऐसे ये लेबर में आए, लेबर में कहते हैं बेसिक वेजेस ही मत समझना, और बड़ी सारी चीजें होती है जैसे PF, ESI, DA सब जोड़ लो। फिर कितने आवर्स काम हुआ, नॉर्मल है तो लेस कर दो, एबनॉर्मल है तो रहने दो, कॉस्ट पर आवर निकाल लो, और फिर अगर एबनॉर्मल हुआ होगा तो एबनॉर्मल आवर्स इनटू कॉस्ट पर आवर, ये तो कॉस्टिंग P&L में चला गया। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी लेबर लगी है, प्रोसेस में कितनी लगी है, कॉस्ट शीट में कितनी लगी है, वहां जोड़ लो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ओवरहेड में सिखाएंगे, और फिर मेरे इसमें कोस्ट सारे जोड़ लूंगा और मेरी कॉस्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर मैंने एक एक चैप्टर में जाकर अलग अलग बात की। बात समझ में आ रही है आपको? ये पूरा तरकीब चल रही है इनकी। यहां पर भी मैंने लेबर को कंट्रोल करना सीखा है। ओके, तो इसीलिए मटेरियल लेबर चैप्टर चल रहे हैं। आपको पहले मेरी बात समझा कि मटेरियल लेबर चल क्यों रहा है, और कॉस्ट शीट और कॉस्ट बुक कीपिंग पूरा क्लियर करती है इस टॉपिक को कि कैसे कैसे कहानी को चलाना है हमें पूरी कॉस्ट में।
आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 2। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में जो मैं रेट लिखूंगा कितने रुपए लिखूंगा, मैं तो वो निकाल के लिखूंगा ना जो सही रेट है। इफ द फ्लोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर, आपको ये इनवॉइस मिला है, आपने पार्ट 1000 का खरीदा था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 8000 का सामान आ गया था। आपने बाहर से सामान मंगवाया था तो आईजीएसटी लगा था 12%, 96 रुपए, 896 रुपए आ गया। पैकिंग चार्जेबल हुई थी 50 रुपए। 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, मैं समझाऊंगा क्या होता है नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस। ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट मेड इन 30 days। डॉक्यूमेंट सस्टेनिंग पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आर एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। जो आईजीएसटी है उसको हमें वापस मिलेंगे वो पैसे, उसके लिए हमें बिल मिल चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, मतलब जो ये है ये मुझे इनपुट क्रेडिट वापस मिलेगा। डॉक्यूमेंट सस्टेनिंग पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, हमने जो आईजीएसटी की पेमेंट की है उसके जो डॉक्यूमेंट है आर एनक्लोज वो लगा दिए गए हैं साथ में, फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, ताकि हमें इनपुट क्रेडिट मिल सके, मतलब टैक्स रिफंडेबल है। ओके, तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी होगी, आ जाओ। पहली बात, आप करें, मैंने कितने का सामान खरीदा है, 1000 का, ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा ही लेस होता है, तो चले इलस टू परचेज प्राइस 1000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितने रुपए ट्रेड डिस्काउंट, 200 रुपए, कितना रह गया 800। आईजीएसटी कुछ भी हो वो इसमें लगता है, टैक्स हमेशा 800 रुपए पर लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट मैटर नहीं करता, टैक्स उसमें नहीं होता कुछ भी, टैक्स 800 पे लगता है। मैं कह दूं मैंने कैरेज दिया 200 100 रुपए, भाड़ा दिया, भाड़ा नहीं जोड़ना, परचेज प्राइस पर लगता है टैक्स। ओके, तो आईजीएसटी जोड़ू के ना जोड़ू, क्यों ना जोड़ू, रिफंडेबल है। पैकिंग चार्जेस कितने रुपए है, 50 रुपए। अगर मैं कह देता ये तो नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है, जिन बॉक्सेस में आया है वो वापस नहीं होते, अगर मैं कह दूं वो वापस होते हैं और मुझे 20 रुपए रिफंड मिल जाता है, तो 20 रुपए लेस कर दूंगा, मुझे 30 रुपए ही खर्चा पड़ा है। अगर 50 के 50 वापस आ जाते, जैसे आपने देखा कि वो डाला आता है पेप्सी की बोतल्स का, उसमें वो ऐसे पेप्सी की बोतल्स पड़ी होती है, पता है आपको, वो पर बोतल 20 रुपए देने पड़ते हैं अभी, पूरा जब डाला खरीदते हैं, वो जब वापस करते हैं वापस मिल जाते हैं पैसे हमारे, रिटर्नेबल होते हैं वो सारे। बात समझ में आ रही है, तो वो नहीं लेने फिर आपने। अगर ये बॉक्सेस रिटर्नेबल होते तो ये 50 रुपए मुझे वापस मिल जाते, या फिर वो ऐसे कहता 50 की जगह 20 मिलेंगे तो 30 ऐड होते। अगर वो कुछ ना बोलता मैं कहता सारे के सारे वापस मिल जाएंगे। ओके, तो ऐड ना होता, कितना हो गया 850, ये तो कॉस्ट आ गई। अब कितनी यूनिट्स है ये भी मुझे सोचना होगा, कितनी यूनिट्स है, कितनी यूनिट्स है मुझे अब ये सोचना होगा। तो आओ मेरे साथ साथ यूनिट सोचे। कैश डिस्काउंट ये तो आता ही नहीं, ये तो कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल टर्म्स में मिलता है और हमें इनपुट का क्रेडिट मिलने वाला है। कुछ खराब भी होना है क्या सामान ना, बस 200 यूनिट्स, यूनिट्स 200, कॉस्ट पर यूनिट 850 डिवाइड बाय 200, कितने रुपए आ गए ये बता दो मुझे, 4.25। क्या ये मुश्किल है, हाँ जी मुश्किल है क्या ये, पक्का ना, बस ये आसान सा काम था कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। मैं, इन्होंने तो खत्म कर लिया कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा। ऐसे लिखा हुआ है परचेज प्राइस, एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल नंबर 10, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस 1000 रुपए।
टैक्सेस ₹100 रिफंडेबल। अगर ऐसे दे रखा होता तो कोस्ट क्या निकलती? जल्दी बताओ कोस्ट क्या निकलती? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 1000, टैक्सेस ₹100 रिफंडेबल, माइनस कर देते। मैं ऐसे कहता कोस्ट 1000 माइनस 100, ₹900। फर्स्ट पार्ट है इसका। ऐसे लिखता मैं इसको, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ₹1000, टैक्सेस ₹100 रिफंडेबल। तब मैं कोस्ट कैसे निकालता? 1000 ही होती, बात ही खत्म थी, हाँ या ना? तब कोस्ट क्या निकलती? 1000। वो ऐसे कहता, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस ₹1000, टैक्सेस ₹100 नॉट रिफंडेबल। तो मैं क्या करता? 1000 इंक्लूड है, ठीक है, बात ठीक हो गई। ऐसे लिख देता, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 1000 और टैक्सेस ₹100 नॉट रिफंडेबल। तब कोस्ट क्या निकालते आप? ₹1100। कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों यहां तक? हाँ जी सी साहब, कोई डाउट हो तो बताओ। 1000 प्लस 100 ₹1100। कोई भी दिक्कत? ये छुटका सा काम था जो मुझे बताना था। फिर भी मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरा दिल कर रहा है। टैक्सेस उसके तो हो गए, टैक्सेस निकलते कैसे? जैसे लिखो एग्जाम्पल नंबर 11, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स है ये ₹1000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10% या 20%, चलो, फ्रेट ₹100, आगे पैकिंग बॉक्सेस ₹200, आगे पैकिंग बॉक्सेस रिटर्नेबल एंड रिसीव्ड आफ्टर रिटर्न ₹50। पैकिंग के बॉक्सेस है जो रिटर्नेबल है और रिटर्न करने के बाद हम लोगों को ₹20 मिलते हैं, ₹50 मिलते हैं। SGST, SGST समझ गए ना? 10%, CGST 10%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैंने मटेरियल की कॉस्ट पूछी है खाली, बात समझ में आ गई? तो चलो परचेज प्राइस कितना है? 1000 माइनस कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। कितना आ गया? ₹100। क्या कैश डिस्काउंट माइनस करना है मुझे? ना, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना।
फ्रेट ऐड करना है, यस फ्रेट तो ऐड होगा। कितने रुपए फ्रेट? आगे पैकिंग ऐड होगी, यस। कितने रुपए ऐड होगी पैकिंग? 150 रुपए। पैकिंग के बाद SGST और CGST क्या करूं? एज्यूम टैक्स नॉट रिफंडेबल, तो क्या करूंगा? ऐड। अगर कह दो रिफंडेबल तो कुछ भी नहीं, मैं मान यहां पे लिख रहा हूं एज्यूम टैक्स नॉट रिफंडेबल। नीचे लिख के आना पड़ेगा SGST एंड CGST। मुझे बताओ किस पर लगेगा ये? 900 पर, 1000 पर, 1150 पर? 900 पर बेसिक रेट पर, 900 का 10%, 90। ये भी कितना? 900 का 10%, 90 टोटल। दैट इज माई कोस्ट। हम जो भी मटेरियल लेते थे वो ये लिया करते थे। कितना आ गया बच्चों ये? 1330, 1330। कोई डाउट किसी को? मैं थ्योरी में लिखवाना चाहूंगा कोस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं। कोस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? कोस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस टैक्सेस इफ नॉट रिफंडेबल प्लस पैकिंग प्लस पैकिंग माइनस सेल ऑफ पैकिंग। ठीक है, बस ये कॉस्ट आ गई। यूनिट्स कैसे निकालते हैं? टोटल यूनिट्स परचेज माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये यूनिट्स आ गई आपके पास। और एबनॉर्मल लॉस यूनिट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो तो वो कस्टमर भरेगा ही नहीं। एबनॉर्मल लॉस यूनिट नॉट रिड्यूस्ड। क्या ये टॉपिक मुश्किल था? हाँ जी बच्चों, हमने ये किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कौन कौन से, हाँ बच्चे नोट कर रहे हो? अभी कर लो नोट। जल्द से जल्द नोट करें बच्चों, फास्ट। जल्द से जल्द नोट करें। चैप्टर खत्म सिंह है, बस है कुछ नहीं। कोस्ट है बड़ी आसान, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आ जाओ, मुझे पता है अब आप क्या कह रहे हैं मन मन में कि सर जो क्वेश्चन और कुछ रहता है क्वेश्चनों में। मैं देखता हूं बेटे, मुझे कौन सा ध्यान है। कल 5 क्वेश्चन बचे हुए थे। हाँ जी सर, नॉन रिटर्नेबल पैकिंग वो भी मटेरियल को लाने के लिए की गई हो, याद रखना। वैसे पैकिंग ना हो, स्टोर में रखने के लिए ना हो। स्टोर में रखने के लिए तो फैक्ट्री ओवरहेड होती है, और अगर फिनिश गुड्स के लिए हो तो सेलिंग ओवरहेड होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
यार कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे बताओ ना। 8th इलस, 9th इलस और प्रैक्टिकल एज, बस 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ तुम फिर वैसे ही लड़ रहे हो मुझसे। आओ पहले प्रैक्टिकली 8 करे। प्रैक्टिकल 8 में क्या बीमारी है? आप मुझे कह रहे हो सर काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। अच्छा ये है क्या 8? ओहो ये तो बच्चों को आता है। आते बच्चे, ये फिर वही महात्मा आ गया। कोई नहीं बेटा, डरने की क्या जरूरत है। एटी लिमिटेड फर्निश द फ्लोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 2020। सितंबर 2020 में एबीसी लिमिटेड आपको ये ट्रांजैक्शन बता रही है। ओपनिंग बैलेंस, इशू रिक्विजिशन नंबर 85, समझ में आ गया ना? रिक्विजिशन कौन देता होगा? रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी गुड्स रिसीव नोट नंबर 26। इशू रिक्विजिशन नंबर 97। रिटर्न टू बी एंड कंपनी 10 यूनिट। issue requisition receipt from M and company, issue requisition received replacement from B and company, वापस देगी वो सामान। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ M and company, मटेरियल रिटर्न MRR नंबर रिक्विजिशन। ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 to 187, इशू रिक्विजिशन नंबर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। अभी बताऊंगा सारा कुछ क्या है ये। शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, prepare the price store ledger on FIFO method and state how would you treated a shortage in stock taking। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। मुझे पता है एक दो बातें आपको शायद समझ ना आए इसमें से, मैं एक बार करवाऊंगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको कुछ अभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके नाम नहीं पता, इस वजह से ऐसा है। पहला तो समझ में आ रहा है, फिर FIFO मेथड बनाना है, स्टोर लेजर तो बनाओ यार, इसमें क्या डरना। आधे तो इसमें भी ऐसे खौफ फैला रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। हे डराने वाले देवताओं, तुम्हारा नाम रख दो ऐसे, डराने वाले देवताओं। ये तुम चेहरे ऐसा बना देते हो सर, आपको हम क्या बताएं। आपने जो हमारे साथ कर रखा है ना, ऐसे कोई किसी के साथ नहीं करता। मतलब इंसान है हम, मुझे फील हो रहा है बेटे। तो सर आप हमारी छुट्टी कर दो फिर आज। मैंने सुन लिया, आपने कह दिया, बस बहुत है इतना। आगे क्या बोलना? रिसीव्ड, इशू, बैलेंस। सर आप गंदे हो बेटे, मैं गंदा हूं तो मुझे गंदा ही रहने दो, पर मुझे क्वेश्चन करने दो। सर फिर आप हमसे बातें भी ना करो। चलो मैं नहीं बोल रहा तुमसे, बस आपकी मेरी कट्टी हो गई है, अब करो फिर। कट्टी समझते हो? कट्टी नहीं समझते? इट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो कह रही कट्टा बोलते हैं, कट्टी नहीं बोलते। अच्छा, नहीं मतलब वैसे फिर भी कुछ इंग्लिश में नहीं बोलते आप? अब्बा कट्टा बोलते हो बस, अब्बा भी बोलते हो, वो कैसे करते हो? अच्छा, ऐसे अब्बा हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब ओपनिंग बैलेंस, 1/9 को ओपनिंग कितनी यूनिट्स है? 25 यूनिट, 25 यूनिट्स, और एक 162.5 की एक है, तो टोटल बता दो कितने के हो। 4 है, रेट है, वैल्यू, वैल्यू सॉरी वैल्यू है 162.5। जल्दी बताओ कितना आया? 6 पॉइंट। ये ओपनिंग, ओपनिंग के बाद इशू रिक्विजिशन नंबर। आप पहले बताओ रिक्विजिशन किसने दी होगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, मूर्ख। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कागज पे लिख के लाया होगा, भाई साहब मेरे को सामान दे दो, मैं अपने पास रख लूंगा। तो स्टोर ने दी होगी, स्टोर तो अपने पास रखेगा ना उसको। इशू किया मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 85 पर 4/9 को,
क्या लिखूं इसको, रिक्विजिशन नंबर 85। कितना सामान मांगा उन्होंने हमसे, 80। कितना आ गया अमाउंट, 82, 52। बच कितना गया, क्या भाव हुआ, ओ अमाउंट बता दो, ये तो मेरे को भी पता है। कितना, 4 तारीख के बाद सीए साहब, रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी गुड्स रिसीव नोट, ये भी समझ में आ गया होगा। गुड्स रिसीव नोट कौन देगा हमें, सप्लायर देगा 6/9 को। गुड्स रिसीव नोट कितने रुपए, वैसे ही स्टोर वाला देता है उसको सप्लायर को, मतलब समझ में आ रही ना कोई मेरी बात। कितना है गुड्स रिसीव नोट, और नंबर कितना है, नंबर नहीं बता रहे, 26, 50 यूनिट। 75 ने पीछा छोड़ा, कितना आ गया ये, ऐसी कोई क्लास गई जिसमें 75 ना आया, कितना आ गया, 287.5, 17 इंटू 6.5 और 50 इंटू 5.75, 287.5। कैसा फील हो रहा है आपको, बोलो सीए साहब, कैसा फील हो रहा है आपको। सर हमसे ना बोलो आप, अभी बात हुई थी ना आपकी हमारी। इशू रिक्विजिशन नंबर 97, 79, रिक्विजिशन नंबर 97, 12 यूनिट, 6.5 वाली, 5 बच गई, 6.5 वाली और 55.75 वाली। जल्दी बताओ कितनी कितनी अमाउंट आ गई, 32.5 और आगे 287. कैसा फील हो रहा है आपको, सर हम हैं बहुत दुखी आपसे, बोल नहीं पाते, बस दिल दुखता है हमारा, तुम्हारा तो दिल है ही दुखी, मैं क्या करूं इस बात। अभी ये भी कहा हमारा दिल खुश है आज, हमेशा रोने वाली बुद्धि बना के आएंगे कि हाँ हम रो रहे हैं। आगे इसके बाद क्या है, रिटर्न टू बी एंड कंपनी 10 तारीख को, 10 तारीख को बी एंड कंपनी को रिटर्न किया 10 यूनिट। वो मटेरियल रिटर्न नोट नहीं आएगा यहाँ पर, वैसे आएगा ना, 10 तारीख को मटेरियल रिटर्न नोट होगा। कितने रिटर्न किए, 10। कौन से भाव वाली, 5.75 वाली, 575, मजाक था। 5 6.5 वाली और 40 5.75 वाली, कितना आ गया, 230। अब ठीक है, लो जी। 10 तारीख के बाद 12 तारीख को फिर रिक्विजिशन आ गई, 12 को भी और 13 को भी, 12/9 को रिक्विजिशन नंबर कितना है, 108। कितनी की आई है, 15 की, 5 10, 5 6.5 वाली और 10 इतनी, कितने रुपए आ गई, 32.5 और इधर 57.5, इधर जल्दी बताओ बच्चों। ये 12 तारीख भी चली गई, 12/9 के बाद 13/9, रिक्विजिशन नंबर 110। मैंने रिक्विजिशन 110 पर इशू की 20 यूनिट 5.75 वाली, 10 कितने, 115 और इधर 13 तारीख भी बीत गई। 13 तारीख के बाद मुझे लगता नहीं कि ये टफ है, आपको फील हो रहा है जैसे ये बहुत टफ है, बोलो सीए साहब, टफ लग रहा है क्या आपको,
फिर ऐसे चेहरे तो आपके टफ से भी गंदे बने हुए हैं। कुछ बोलो, बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब रिसीव्ड फ्रॉम एंड एम कंपनी, एम एंड कंपनी से गुड्स रिसीव नोट आ गया 15/9 को। गुड्स रिसीव नोट कितने रुपए का है, कितने तो मतलब अमाउंट 33। कितने यूनिट्स, क्या रेट, अमाउंट, टोटल 10 यूनिट मेरे पास एक पड़ी है और 25 यूनिट एक पड़ी है। आगे चले 15 तारीख के बाद। सर मजा तो आता है ये क्वेश्चन करने में, बस ये है लिखते रहो बस। चलो 15 तारीख के बाद। 17 तारीख को इशू रिक्विजिशन नंबर, इशू रिक्विजिशन नंबर 121। कितनी यूनिट्स दी हैं, 10 दे दी हैं 5.75 वाली। 25 बच गई है 6 रुपए 10 पैसे वाली। 17 तारीख भी बीत चुकी है। कैसा फील हो रहा है आपको? सर बार बार ना पूछो ना। 19 तारीख को रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी ने वापस सामान दे दिया, याद है ना आपको? बी एंड कंपनी को हमने 10 यूनिट वापस की थी गुड्स रिटर्न नोट के थ्रू, याद आया आपको? तो चलो वो आगे 19/9 को, हाँ, गुड्स रिसीव नोट नंबर कितना, 38। कितनी यूनिट, 10। क्या भाव की थी उसकी, 57.5। अब मेरे पास 25 हो गई हैं 6.10 और 10 हो गई हैं 57.5। कोई डाउट है किसी को बच्चों? पक्का? इसके बाद क्या है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी, मटेरियल रिटर्न नोट। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी, मटेरियल रिटर्न रिक्विजिशन नंबर 4। आप पहले मेरी बात ध्यान से समझना, ये है क्या? मैं हूं स्टोर वाला बंदा, मुझसे प्रोडक्शन वाला आदमी जब भी सामान लेता है तो मुझे क्या दे के जाता है, मतलब परचेज रिक्विजिशन नोट। जब वो मुझे सामान वापस देता होगा, वो पहले जब सामान लेता है तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट देता है, मटेरियल रिक्विजिशन रिटर्न नोट, मटेरियल रिक्विजिशन रिटर्न नोट। हो सकता है डिपार्टमेंट में सामान गया, वो कहता मुझे ये चाहिए ही नहीं यार, नहीं समझ में आई बात? तो ये वही है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी। जो एम एंड कंपनी वाला सामान था वो वापिस आ गया, मटेरियल रिटर्न नोट नंबर 4, 5 यूनिट। मेरे पास सामान आया है स्टोर के अंदर, तो सामान वापिस आया है। आप करें तारीख 20 तारीख, मटेरियल रिक्विजिशन रिटर्न नोट कितना आया, ये 4। कितनी यूनिट वापस आई हैं, 5। क्या रेट की थी एम एन कंपनी की, 6.10 टोटल। हमने उसको दी कब थी, हमने पहले इशू किया कोई 6.5 वाली, 6.1 वाली इशू की है मैंने कोई? जब 6.1 वाली इशू ही नहीं की तो वापस कैसे आ सकती हैं यार? एम एंड कंपनी का यही तो है ना 21 वाला, नहीं कौन सा है ये वाला, 33 नंबर। 6 रुपए 10 पैसे वाली तो मैंने कोई इशू ही नहीं की, तो वापस 5 रुपए 75 पैसे वाली आई होंगी। वो एम एंड कंपनी की वापस तो आई है, लेकिन हमारे पास कोई पहचान थोड़ी ना वो एम एम कंपनी वाली थी, हमने तो बस कह दिया एम एन कंपनी वाली थी, जब इशू ही नहीं हुई अभी तक एम एन कंपनी वाली। बात समझ में आ रही है यार? एम एंड कंपनी वाली अभी तक मैंने दी ही नहीं किसी को। मेरे पास कोई आया सामान दे दो, मेरे पास तो बड़ी सारी कंपनियों का सामान पड़ा था, मैंने दे दिया, वो कहता है एम एंड कंपनी वाला, मैंने कहा हाँ।
अब क्या पता कौन से वाला था। हाँ, 5.75। कौन सा? कौन सी 6.12? तो जांच खत्म हो चुकी सारी। हाँ, कर सकता है। आप मेरी बात समझे, ज्यादा पुराने सामान पे मत जाए कि ज्यादा पुराना सामान वापस आया था। जस्ट जो इससे पहले गया, इससे जस्ट पहले 5.75 वाला गया, वही वापस कर दिया उन्होंने। अब 6 महीने रखने के बाद वापस करेंगे क्या? नॉर्मल एजम्पशंस तो वही वापस कर दिया। 28.76। अब मेरे पास 25 हो गई 6 रुपए 10 पैसे वाली, 10 हो गई 5 रुपए 75 पैसे वाली। अब ये 5 का भी बड़ी दिक्कत है। ये 5 तो पहले वाली है भाई, मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने वापस दी ना, है तो पहले वाली, कहीं बाहर से तोड़ी ना आई है, ये ऊपर आनी चाहिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? 5.75 वाली, 25 6 रुपए 10 पैसे वाली, और 10 5 रुपए 75 पैसे वाली। ये तरीका बनना चाहिए, हाँ या ना? भाई हम तो यहां पर वो लिखते हैं रिसिप्ट में जो बाहर से आई हो। ये बाहर से तोड़ना है, अंदर से सामान आया, जहां आया वहीं रखूंगा। बोलो यार, पहले से परचेज कर रखी थी। आपको पहले ये समझ में आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लेन देन किया जाता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट और मटेरियल रिक्विजिशन रिटर्न नोट। सप्लायर के साथ परचेज ऑर्डर, और सप्लायर के साथ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो स्टोर कैसे डील करता है, वो गुड्स रिसीव नोट, गुड्स रिटर्न नोट। कोई डाउट बच्चों? आगे, ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 182 टू जॉब नंबर 187, ये आएगी नहीं स्टोर में। पहले मेरी बात समझो, हुआ क्या, हुई बीमारी क्या हुई? जब एक जॉब से दूसरी जॉब में सामान भेजा जाता है तो एक और नोट तैयार किया जाता है। जैसे ये था एक जॉब नंबर 1, मतलब एक प्रोडक्शन हो रही थी एक जगह पर। अब हुआ यूं, यहां पे काम चल रहा था, ये मुझसे सामान लेके जॉब 1 वाले, तो मैं को क्या देंगे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट आ गया होगा मेरे पास, हाँ या ना? अब एक जॉब नंबर 2 तो इसको सामान चाहिए था, वो जब मेरे पास सामान लेने के लिए आएगी तो मुझे क्या देगी, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। वो मेरे पास आया, मैंने कहा सामान पड़ा ही नहीं मेरे पास यार, कल आ जियो। ये कहता मैं इससे ले लेता। अब ये इसको सामान देगा, आपके स्टोर में कोई सामान आया क्या? आपके स्टोर में से जब गया होगा तब आपने लिख दिया होगा। जब एक जॉब दूसरी जॉब को सामान भेजती है तब ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 182 टू जॉब नंबर 187 इन द डिपार्टमेंट मटेरियल रिटर्न नोट 6। अब वैसे यहां पर एक जो इशू होता है ट्रांसफर नोट्स, ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नोट इशू करता है, ठीक है? लेकिन ये कह रहा है मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल मटेरियल ट्रांसफर रिक्विजिशन, मटेरियल ट्रांसफर रिक्विजिशन, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में करेंगे, मैं तो इसको लिखने वाला हूं नहीं, स्टोर में तो ये सामान आया नहीं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारे कागज बेकार बन रहे हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये कागज बनाने से ही फैक्ट्री बच पाती है, तो बचे ही ना। इतना हैवी सामान चोरी हो सकता है। होता पता क्या, मैं आपको आता हूं, कागजों के बारे में थोड़ा बता ही दूं। मैं ना एक फैक्ट्री में जॉब करता, जब मैं सीए बना तभी मैंने ज्वाइन की थी जॉब, और इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं थी वो। मैं उसका प्रोसीजर बताता हूं आपको। यहां पर ना फैक्ट्री में पार्क थी, यहां भी पार्क थी, यहां पे गेट था, गेट के बाद यहां पर हमारा ऑफिस अकाउंट्स डिपार्टमेंट,
यहां पर उसके बाद मालिक का ऑफिस, दो मालिक थे, दोनों का ऑफिस ये थे। यहां चलते हुए फिर पार्क आ जाती थी और यहां पर एक बड़ा गेट लगा हुआ था। इस बड़े गेट के अंदर एंटर करो ना, पीछे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। यहां पर एक स्टोर डिपार्टमेंट, यहां पर एक स्टोर डिपार्टमेंट, फिर एक गेट और। इसके बाद ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट घूम रहे थे, इधर सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में यहां बैठता था परचेज डिपार्टमेंट, यहीं कहीं बैठता था आसपास। वहां क्या होता था, स्टोर डिपार्टमेंट वाले परचेज वाले को बोलते थे, ये प्रोडक्शन वाले इसको बोलते थे सामान दे दो। स्टोर वाला परचेज वाले को बोलता था, परचेज वाला सामान खरीद के लाता था। अब वो सामान आया या नहीं आया, गेट पे एंट्री हुआ करती थी। वहां पे ना इतना सामान पड़ा होता था स्टोर में, दिन में अगर 5 ट्रक वहां से निकाल लिए जाए ना तो पता ही ना चल पाएगा कितना सामान निकला। चोरी होने का पता ही तब चलेगा जब मालिक को घाटा हो जाएगा। 5-7 ट्रक चोरी हो जाए तो पता ही ना चले सामान निकला भी है क्या वहां से, और 5-7 ट्रक और आगे डल जाए तो पता ही नहीं चलेगा। मान लो आप आए, आपने मुझे सामान दिया, मैं स्टोर वाला आपसे मिल जाऊं, मैं कहता सामान आ गया, भाई साहब मालिक पहचान नहीं पाएगा सामान कहां आया। कोई भी सामान कह दो ये वाला था, इसका मिक्स हो जाएगा वो तो सारा। इसीलिए पहले गेट पे एंट्री होती है सामान की। गेट पे एंट्री होने के बाद गेट वाला कोई सामान वापस निकलने नहीं देता जब तक कागज नहीं लाओगे। मान लो ये परचेज वाला आदमी आए, ट्रक वापस लेके जा रहा है, कह रहे भाई साहब मुझे वापस सामान लेकर जाना है, मेरा पसंद नहीं आया उनको, वो कहेंगे गुड्स रिटर्न नोट दिखा, तब इसको सामान लेके जाने देंगे। अंदर सामान आने के बाद बाहर नहीं जा सकता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में मिलकर चोरी कर ले, यहां से दीवार से सामान फेंकना शुरू कर दें। कंट्रोल करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है पूरे। बाकी छोड़ो आप, अभी यहां तक समझ में आ गया आपको? ये जॉब ने एक जॉब से दूसरी जॉब को ट्रांसफर हुआ, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? इशू रिक्विजिशन नंबर 146। चलो जी, कौन सी तारीख है? 26। रिक्विजिशन नंबर जल्दी बताओ कितनी इशू की है? 5 इतने वाली और 5 इतने वाली। कितना आ गया ये? बच गई 20 इतने वाली और 10 इतने वाली। जल्द से जल्द बताएं। 28.75, 30.5 बच गई, 57.5 और ये कितने बच गए? 122। 26 तारीख बीत गई। 26 तारीख के बाद 29 तारीख ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, मटेरियल ट्रांसफर रिक्विजिशन आएगा ही नहीं। 30 तारीख को चोरी हो गई। अब बात ये आ रही है कि आप चोरी को क्या मानते हैं, नॉर्मल या एबनॉर्मल? शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, मैं गिनती कर रहा था, ऐसे हो जाता है यार, परचेज वाला जो सामान सप्लायर दे के जाता है ना, स्टोर वाले मिल जाते हैं, सामान आ गया, आया होता नहीं, उसको पैसे मिल जाते, बाद में बांट लेते आधे आधे। ऐसे बड़ी चोरियां होती हैं। बाद में गिनती की गई तो 2 यूनिट कम पाई गई। अगर मैं मानता हूं ऐसा नॉर्मल है, कौन सी तारीख है? 30। नॉर्मल है 2 यूनिट, 2 यूनिट थी ना, तो 2 यूनिट रह गई, 18 यूनिट रह गई, 10 यूनिट। 18 यूनिट का रेट बढ़ जाएगा। और अगर अब नॉर्मल मानोगे तो वो निकल जाएगी, रेट बढ़ेगा नहीं। कितना आया? ये मेरे पास पूरी मल गया फीफो। अगर मैं इसे नॉर्मल मानता तो 2 चली जाती, 18 बच जाती, रेट पे कोई फर्क ना पड़ता। कोई डाउट बच्चों? बोलो, क्या मुश्किल था क्वेश्चन?
हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। हाउ वुड यू ट्रीट द शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग? आप कह दो अगर ये नॉर्मल है तो ये, और अब नॉर्मल है तो उसका भी करके दिखा दो। हाँ, ऐसे कर, क्या कह रहे हो? वही वही ट्रीट पूछ रहे हैं अभी, आप ट्रीट कैसे करोगे? अगर मैं इसे अब नॉर्मल मान लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 6 रुपए 10 पैसे वाली, 18 बच गई 6 रुपए 10 पैसे वाली, खत्म। ये अब नॉर्मल ट्रीटमेंट हो गया। बोलो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन भी हुआ। नहीं, एक करके दिखा दो, कोई भी नीचे लिख के आना पड़ेगा, एज्यूम नॉर्मल, एज्यूम अब नॉर्मल। मेरे पास 2 क्वेश्चंस रह गए बस। कौन कौन से बच्चों? कौन कौन से थे? 8 और 9। वैसे तो ये क्वेश्चन बड़े अजीब से हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इनको एक बार। आओ मेरे साथ साथ दोनों क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। ए फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री। 4000 तरह का स्टॉक है हमारे पास, 4000 वेराइटी का। मतलब जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, ऐसे 4000 तरह का स्टॉक है हमारे पास। मतलब बहुत बड़ी फर्म लग रही है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूजेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। हम कितना स्टॉक रखते हैं और कितना यूज होता है, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। 3875 टोटल, मेरे पास 4000 थी ना, हमने 3875 को एक जगह किया हुआ है, 110 को एक जगह किया हुआ है, और 15 यूनिट्स को एक जगह किया हुआ है। टोटल 4000 यूनिट्स है मेरे पास। जो 3875 यूनिट्स है, ये 96% बनती है टोटल यूनिट्स का। ये टोटल यूनिट्स का 2% बनती है, और ये टोटल यूनिट्स का 0.375% बनती है। जितनी भी टोटल यूनिट्स है उसका 96% ये बन जाती हैं, 2% ये बन जाती है, और 0.375% ये बन जाती है। मतलब यूनिट के हिसाब से सोचो तो ये सबसे कम बनती हैं, ये थोड़ी उससे ज्यादा, और ये थोड़ी बिल्कुल ज्यादा, ये तो भरी पड़ी है। परसेंटेज ऑफ वैल्यू, परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एवरेज, परसेंटेज ऑफ यूजेस इन द एंड प्रोडक्ट। वैल्यू कितने परसेंट टोटल वैल्यू है? ये टोटल वैल्यू का 20% है, ये टोटल वैल्यू का 30% है, और ये टोटल वैल्यू का 50%। ज्यादा ध्यान किस में रखना चाहिए? 15 पे। क्यों? टोटल वैल्यू का 50% और यूनिट्स का 0.375, मतलब बड़ी कीमती चीज है ये तो। और दूसरी तरफ पे बी में इसको ले लेना चाहिए, जो वैल्यू में 30% है पर यूनिट्स में 2.750 है, और बाकी ये तो चिटपिट समान है। 20% वैल्यू रखता है, 96% समान है। और यूज, ये वाला 85% यूज होता है, मतलब ये तो बड़ा ज्यादा आता जाता होगा हमारे पास। ये सिर्फ 10% यूज होता है, और ये 5%। क्लासिफाई द आइटम इन्वेंट्री एज पर एबीसी एनालिसिस विद रीजन। आप एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताओ, किसको ए दोगे, किसको बी दोगे, किसको सी दोगे। आप देखो पहले 15 नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री आइटम शुड बी क्लासिफाइज ए कैटेगरी आइटम बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। क्या रीजन है? ये टोटल यूनिट्स का इतना है, वैल्यू का इतना है, और हाई इन कंजम्पशन है। बोलो बच्चों, आ जाओ लिख के इस बात को। थियोरेटिकल क्वेश्चन था एबीसी का, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए एबीसी एनालिसिस होती क्या है, सिर्फ इसलिए क्वेश्चन बना रखा है। इलेस नंबर 15 यूनिट्स इन ए कैटेगरी, यही है ना? 15 था ना? वाई इन यूनिट्स 0.375% ऑफ टोटल यूनिट्स।
in amount 50% of total value, or in uses है ना, 85% of total, so that this is A category. इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखो, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब दूसरा कौन सी थी, 110 यूनिट, 110 यूनिट्स इन बी कैटेगरी। इन यूनिट्स का, यूनिट्स में कितना है ये, 2.75 ऑफ टोटल यूनिट्स। अमाउंट में 30% ऑफ टोटल वैल्यू, और यूजेस में, कंजम्पशन में 10% ऑफ टोटल। कोई डाउट बच्चों यहां तक? और सी कैटेगरी में कितने यूनिट है वो, 3875 यूनिट्स इन सी कैटेगरी। इन यूनिट्स कितनी है ये, 96.87% ऑफ टोटल यूनिट्स। इन अमाउंट कितनी है, 20%। और इन यूजेस कितनी है, 5। इन यूजेस 5% ऑफ टोटल। इसीलिए मुझे कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेकार है, कौन सा मिडल है। किस चीज को मेरी बात समझ में आ गई, बोलो यार। बस एक ही लेसन रह गया, इलस नंबर 8। चलो, फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल ड्रा ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। आपने एबीसी लगाना है तो आप एक प्लान बनाकर दिखाएं। कुछ नहीं, आपको यूनिट दी हुई है, मेरे पास टोटल 12 चीजें हैं। जैसे उसमें तो 4000 चीजें थी ना, इसमें टोटल मेरे पास 12 चीजें हैं। टोटल ये 12 चीजें हैं, ये 12 चीजों की यूनिट्स है, और ये 12 यूनिट का रेट दे रखा है। मैं क्या करूंगा, पहले तो यूनिट्स में देखूंगा कौन कितनी आती है। जैसे 7000, 24000, 15000, 6000, 38000, 40, 60, 3, 3, 29, 11, 500, 4100। मैं एक काम करता हूं, इन यूनिट्स की रेशियो निकालता हूं पहले कि यूनिट्स में कौन सी चीज कितने परसेंट है। फिर मैं अमाउंट की रेशियो निकालूंगा, कौन सी चीज कितने परसेंट है। फिर मुझे 12 चीजों को 3 यूनिट्स, 3 जगह पर रखना है। टोटल 12 यूनिट को 3 कैटेगरी में करना है ना, ए बी सी। इसमें से कुछ ए में आएंगी, कुछ बी में आएंगी, कुछ सी में आ जाएंगी। अब ये बताएगी परसेंटेज मुझे। वैसे तो ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। पहले इलस 8, आपके आइटम्स कितनी है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 यूनिट्स है मेरे पास। अब यूनिट्स में कितनी है, ये यूनिट्स बता दो कितनी कितनी है। यूनिट्स बताना कितनी, 7000, 24,000, 1500, 600, 38,000, 40,000, 60,000, 3,000,
300, 29,000, 11,500, 4100। टोटल यूनिट्स कितनी है? 2,90,000। यहां तो कोई डाउट है बच्चों किसी को? परसेंटेज इन यूनिट्स, परसेंटेज इन यूनिट्स, यूनिट्स की परसेंटेज कितनी है? 7,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100। परसेंटेज इन यूनिट्स देख लो कितनी आ रही है, जल्द से जल्द बताओ। एक जना नीचे से डिवाइड करना शुरू कर दे, एक जना 20 से डिवाइड करना शुरू कर दे। 4100 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100, 11,500 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100। हाँ जी, 3.196 958। जीरो पॉइंट फोर्थ कितना है? 2 डेसिमल तक बता दो यार, छोड़ो। 17.35, 18.26, 27.39, 1.36, 0.13, 13.24। और ये टोटल 100 आना चाहिए। देखो आप, कोई डाउट बच्चे यहां तक? तो मेरे पास ये तो आ गई यूनिट्स की रेशो। अब अमाउंट कर लो और अमाउंट की रेशो भी देख लो। तो यहाँ पे मैं तो सोचा था यहाँ पे अमाउंट करता, पीछे अमाउंट रेशो लिखता, ताकि दोनों कंपेयर करना ना मुझे। पहले यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अमाउंट लिख दो, आगे अमाउंट लिख लूंगा। आपकी मर्जी, जैसे मुझे कहोगे। लो अमाउंट बता दो आप। चलो कोई नहीं। 7,000 इंटू 5, 35,000। 24,000 इंटू 3, 72,000। 1,500 इंटू 10, 15,000। 13,200। आगे बताओ जल्दी, मल्टीप्लाई कर करके। 57,000, 20,000, 12,000, 10,500, 2,400, 11,600, 81,650, 25। टोटल अमाउंट 3,55,000। बच्चों प्लीज देख के मत बोलो, पता क्या फिर टाइम खराब करने वाली बात है तो। चलो कोई बात नहीं, अब तो देख के बता दिया, आगे मत देख के बताना यार। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आप लोग आगे चले। इसके बाद आगे चले, आप परसेंटेज ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करें। जल्द से जल्द परसेंटेज ऑफ अमाउंट निकालो। 7.145%, 9.83। हाँ आगे 20.23। आगे 3.26। 4.21, 3.71। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 0.674, 16.02, 5.62, 3.37। चलो जी, ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमें सोचना है। आपको पता है ना,
टोटल यूनिट का 20% हो जाए और अमाउंट का 70। यही किया था ना यार एबीसी एनालिसिस में, जो हमने किया था टोटल यूनिट वाइड में कितना होना था 10। यार यूनिट में 10, वहां 70, 20 20 70 10। ये अमाउंट नहीं, परफेक्ट नहीं है ये, और ये यूनिट्स नहीं, ये अमाउंट ये यूनिट्स। कोशिश करते हैं इनमें से छांटने की जो यूनिट्स में कम है और अमाउंट में ज्यादा है। सोचो जो यूनिट्स में कम है, एक बात देखो, 12th को देखो आप और 11th को तो देख लो। 5 और 20 4 गुना अमाउंट हो रही है। यूनिट्स 5% और ये 20%, 4 गुना के आसपास। ये कितना है 7 गुना के आसपास। और ये तो मूर्ख ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? और देखते हैं, वैसे हल्का सोच, ये 7 आया हुआ है, ये 4 आया हुआ है। और ये देखो, ये तो ए में ही जाएगा। 0.13% यूनिट्स में 24 और 0.67 कितने गुना हुआ ये डिवाइड करने के बाद? 0.6 गुना, कुछ नहीं है। ये भी कुछ खास नहीं है, ये तो है ही ललड़ सा, यही बेकार है, ये भी बेकार सही है। कौन सा? ये ठीक है। आप ये समझो, ये यूनिट्स में अमाउंट में 3.71 और इसमें 0.27, डिवाइड करके देखोगे तो कितने गुना आ रहा है? 13 गुना। इसको तो ए कैटेगरी में रखो, पहले तो ए कैटेगरी, इसको भी ए कैटेगरी में रखो, तो मैं कहता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। ए कैटेगरी, ए कैटेगरी। टोटल देखना है 5 और 1 6, 15 16 20% तक मैं पहुंच जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ए कैटेगरी के अंदर। और किसको ए पे रखूं? ये भी जा सकता है ए कैटेगरी में भाई, और तीसरा ए कैटेगरी में जा सकता है। ए कैटेगरी में दूसरा तो 2 गुना सारा है। क्या कह रहे हो? मैं एक काम करता हूं, जो 3 गुना तक है उनको ए कैटेगरी में डाल देता हूं। पहले जो 3 गुना है या 3 गुना से ज्यादा है उनको ए कैटेगरी में डालता हूं। देख रहे एक बार? चलो 4 रख लो यार, मैं कह रहा हूं फिर ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप जो मर्जी रख लो, मैं 4 गुने तक रखता हूं। 4 गुने तक ये ए 3 4 और 11 और 12 मैंने ए कैटेगरी में रख दी। बोलो यार, आप ना पता है क्या रट्टेबाज आदमी है, दिमाग तो चलाने का मतलब ही नहीं आप लोगों का। मुझे कई बार तो गुस्सा आता है फिर इन बातों पे यार। यार मैंने कहा आप ये देखो परसेंटेज ऑफ यूनिट में कितना है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट में कितना है। मैं कह रहा हूं एक बार आइडिया ले लो बस, वैसे ही डिवाइड करके अगर आपकी यूनिट्स का 4 गुना हो आप, तो अच्छे आदमी हो आप, मतलब आपको एक कैटेगरी में रखना चाहिए। तो मैंने वही ले लिया। मैंने देखा कि तो थर्ड वाला है ये भी एक कैटेगरी में जा रहा है, जो फोर्थ वाला है ये भी एक कैटेगरी में जा रहा है। 9th कितना है? 9th 5 पॉइंट पड़ेगा भाई, 4 गुना 4 और 0.4 में शायद फर्क होता है। 5 टाइम्स आ रहा है, तो ले लो फिर इसको भी ए कैटेगरी। क्या कह रहे हो? 4 टाइम्स आ रहा है। 4 कितना आ रहा है? 4 टाइम्स, तो ठीक है। मैं कह रहा हूं 4 टाइम्स या 4 से ऊपर वाले सारे ले लो, ए कैटेगरी पे आ गए। अब एक काम कर लो, 2 से 4 के बीच वाले बी कैटेगरी में कवर कर लो। देखना 2 से 4 में कौन आते हैं। फर्स्ट बी में आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा बी में, थर्ड तो नहीं आता। थर्ड तो सी में डालो, फोर्थ भी सी में डालो,
मतलब ये 6 भी, 5th 6 भी में डाल दो, 7th भी, 8th भी मैं कहता हूँ सी में डाल लो। लेना बी में, फिर बी में ले लो, सी में जाएगा। तो आपने बता दिया कौन कौन बी में जाएगा, कौन कौन सी में जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको और भी तरीके से दिखा सकते हो। एक और, ए कैटेगरी में आपने किस किस को लिया वो बता दो। 3rd 4th 9th 11 12, आपने 6 ले लिए। तो 3 4 9 11 12 कह रहे हो आप। बताना परसेंटेज इन यूनिट्स कितना है और परसेंटेज इन अमाउंट कितना है। परसेंटेज 0.68 और ये 0.2, 0.27, 0.13, 5.28, 25, 1.87। टोटल यूनिट्स बता दो कितनी आ गई आपके पास। यूनिट्स का परसेंटेज क्या आ गया, यूनिट्स का परसेंटेज क्या आ गया। 8.2। चाहता तो और भी ले लेता, 10% तक जा सकता था मैं, मतलब मैं अपने स्टॉक का 10% तो ए पे ज्यादा ध्यान दे सकता हूं। अब अमाउंट बताना। 4.21, 3.71, 674, 22.95, 7.145। कितना आया। मैं चाहता तो अभी भी एक कैटेगरी में और सामान भी ला सकता हूं, 38.689, क्योंकि मेरे पास 10% तक तो वहां भी चला जा सकता हूं और मैं यहां पर 50% तक आ सकता हूं, 70 तक आ सकता हूं अमाउंट में। मैं चाहूं तो कुछ और सामान को भी लाकर एक कैटेगरी में रख सकता हूं, नहीं रख के आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी कैटेगरी, बी में कौन कौन सा है। 1 2 8, कितने कितने यूनिट्स और अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट 196, 958, 36। टोटल टोटल कितना आ गया ये। 13 1 14, 514। और अमाउंट में 9.83, 20.23, 2.95। मैं चाहूं तो ए कैटेगरी में और भी ला सकता हूं, बी कैटेगरी में और भी ला सकता हूं। मुझे लगता है मैंने सी कैटेगरी में बहुत सामान डाल दिया। सी कैटेगरी कौन कौन सी है। 5 6 7 10। बताना क्या क्या डाला आपने। 17.35, 18.26, 27.39, 13.24। आप देखो यूनिट्स में कितना बड़ा मैटर है ये। और उसमें देखना अमाउंट में आगे 62, सब कितनी आ गई। अच्छा क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बाकी चलो कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी तरीका एज्यूम कर सकते हो कि मुझे एबीसी कैटेगरी में डालना है। बुक वाले ने कोई और तरीका लगाया होगा। बुक वाले ने कहा बेसिस ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल 50,000 से ऊपर वाली सारी मैंने ए कैटेगरी में ली है। उसने तो कुछ सोचा ही नहीं। 35,000 है, ए कैटेगरी में नहीं है, ये ए कैटेगरी में ले लिया उसने। इसको ए में ले लिया है, इसको ए में ले लिया है, बस 3 को ए में ले लिया है। उसने ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे एज्यूम कर लो। एज्यूम है 15,000 से 50,000 में बी में लूंगा, ये बी में ले लिया है।
ये बी, ये तो सी में गया, ये बी में गया, ये सी में गया, ये सी में गया, ये सी में गया, ये सी में गया, ये बी में गया, और फिर इनकी टोटल परसेंटेज निकाल दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ज्यूम कर लो। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? और इस तरह से इसने 3 कैटेगरी बना दी, 33 और 59, 24 और 26, 42 और 13। कोई डाउट बच्चों? आपको समझ में आ गया एबीसी एनालिसिस? ये सिर्फ एबीसी एनालिसिस को समझाने के लिए था। मेरा चैप्टर तो वैसे खत्म हो गया, लेकिन मैं एक दो बातें जरूर बताना चाहता हूं। आपको, मुझे ऐसा लगा वो बुक में है नहीं, मुझे बतानी चाहिए। क्या मैं वो शुरू करूं? गधो, एक तो ना चेहरे ऐसे मतलब ऐसे चेहरे बनाने में मिलता क्या? तुम्हें भी ऐसे चेहरे बना ले, हम ऐसा सड़ा हुआ चेहरा दिखाए कि सर अभी बोर हो जाए खुद में खुद ही। थोड़ा खुशी से बैठो। चलो, एक दो बातें बतानी है। मैं अब आपके सामने क्या बातें रखूं? हीरे आप हो, मैं तो बोलता हूं अभी अच्छा नहीं लगता। आप एक बात बताओ, आप रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ, कौन से नंबर ऑफ? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ऐसा क्यों करते थे? ताकि कोई भी कस्टमर खाली ना जाए। मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 10 दिन में सामान आता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 100 यूनिट लगती है। आपने सारा रिस्क कवर कर रखा है, नहीं कर रखा? मालिक आपकी सुनता ही नहीं। मालिक कहता बेवकूफ इंसान है ये, कल का आया हुआ मुझे अकाउंट सिखाएगा क्या? मालिक एक ही बात बोलता है, कहता है भाई साहब जितना ये बोले ना उससे 200 फालतू मंगवाया कर। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पहले ही सोच रखा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चिंता मत करो। बात समझ में आ रही है? भाई मैंने तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोच के, नॉर्मली तो एवरेज इंटू एवरेज सामान आता है जो नॉर्मल सोचना चाहिए मुझे। मैंने तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोच के बोला है। मैंने जो सेफ्टी थी अपने कवर कर रखी है। हाँ या ना? मालिक कह रहा है बेवकूफ है यार ये, तो जितना भी कहे ना तू फालतू 200 फालतू मंगवाया कर बस। अब मालिक हमारी सुनता ही नहीं, वो 200 अपने पास हमेशा रखता है एक्स्ट्रा। आप भी फिर क्या करो, मालिक को बताना कम शुरू कर दो। जान बुझ उसने रखना ही खुद है, मालिक को बताना ही कम शुरू कर दो कि भाई साहब आपकी बनती है 100, आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो ही ना। फिर आपको पता है वो 200 तो अपने पास रखेगा ही रखेगा। आप एवरेज इंटू एवरेज कर दो, फिर सेफ्टी तो वो खुद ही रख रहा है। हाँ या ना? अगर किसी फर्म के अंदर ऐसे सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है तो वहां पर रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम नहीं करना चाहिए, वहां पर रीऑर्डर लेवल निकालना चाहिए सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। बात खत्म होगी, सेफ्टी तूने खुद ही रख ली। हाँ या ना? मुझे एक फॉर्मूला समझाना था आपको। ओके, इससे फिर फर्क क्या? एक और फर्क जगह आता है। आप ईओक्यू में एवरेज स्टॉक निकालते थे ना? कैसे निकालते थे? 0 प्लस ईओक्यू डिवाइड बाई 2। अब वो मानेगा तो है नहीं, सेफ्टी स्टॉक तो रखेगा ही रखेगा। तो आप कहोगे सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू डिवाइड बाई 2। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए मतलब 0 तो होने नहीं देता ना, वो 200 तो पड़ी रहती है। 200 प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू डिवाइड बाई 2, इस तरह से फिर एवरेज स्टॉक निकाला जाएगा। अगर फर्म में सेफ्टी स्टॉक होता है तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला चेंज होगा प्लस एवरेज स्टॉक वाला फॉर्मूला चेंज होगा। मैंने आपको जब स्टॉक फॉर्मूले लिखवा रहा था तो मैक्सिमम लेवल के नीचे जगह छुड़वा रखी है और लिख के, और इफ सेफ्टी स्टॉक देन सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। हाँ, रीऑर्डर लेवल में ध्यान है ना, रीऑर्डर लेवल में लिखवाई हुई है। आपने मुझे कहा था कि मैंने कहा था करवाऊंगा, यहां पे एक और लिख के छोड़ दो। अभी आप ध्यान आया? कुछ लिख लिया ना? और जब ईओ क्यू है वहां पे कैरिंग कॉस्ट निकाली होगी, वहां पे एवरेज स्टॉक होगा, लिखवा रखा है। वहां पे ऐसे लिखा हुआ है 0 प्लस ईओ क्यू डिवाइड बाई 2।
और लिखा हुआ है ऐसे, फिर उस और में लिख लो सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2। क्या मैं इसमें एग्जाम्पल बनाऊं या नहीं? रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया। अभी फॉर्मूला ये एक और, मुझे बार बार बच्चे कहते सर आप भूमिका के ऊपर का पेज छुड़वा देते हो। मैंने कब की बार लिखवाऊंगा बस। चैप्टर का नाम है मटेरियल। मटेरियल दो तरह का होता है, कौन कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर वाले में भी यही लिखना है, इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या था? दो चीजें, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना और मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। मैंने कंट्रोल तो लिखवा दिया था, याद है? इन दिस चैप्टर वी रीड नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और नंबर 2 कंट्रोल टेक्निक्स। और फिर मैंने वो शुरू कर दिया था आपके साथ जो नीचे लिखा हुआ है। कैसा फील हुआ आपको? अब समझ में आया पूरा पेज कैसे भरा है हमारा? आसान था बेटे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आप ढंग से रिवाइज करके आएंगे। हाँ जी, क्या रहेगी बच्चे? अभी रुक जाओ, उसको कोई बात। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।